बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्रीवियस क्लास में हमने जो सिलेबस डिस्कस किया उसमें हमने सबसे इम्पोर्टेंट बात ये डिस्कस की कि FAR 1 के सिलेबस के अंदर वो क्या टॉपिक है जो इम्प्लाइडली मौजूद है, जिसको पढ़ना पहले जरूरी है, और वो है कंपनी अकाउंट्स या कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो IS 1 के तहत एक दफा आपको कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखनी होगी, फिर आप पहुंच पाएंगे कहां पर बेटा, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी पर। और अभी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी जो हम पढ़ रहे होंगे वो बेसिकली हम उसको जो कवर करेंगे वो बेसिक कवर करेंगे, लेकिन हमें स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी जो हमारे पास एग्जाम में आएगी वो ऐसे खाली नहीं आएगी, बल्कि वो IS 8 के साथ आनी है। IS 8, IS 33, ये सब आपस में क्या होंगे, कनेक्शन बनकर आ रहे होंगे, और इनके जो मामलात हैं वो आपको वक्त के साथ साथ दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। तो कुछ बुनियादी बातें हमें सीखने की जरूरत है जो आपने नहीं सीखा हुआ। क्या नहीं सीखा हुआ? कंपनी की अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम। जैसे अगर कोई बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट होता है तो हम एंट्री बनाते हैं कैश या बैंक, डेबिट, कैपिटल, क्रेडिट। लेकिन यही एंट्री कंपनी में कैसे बन रही होती है? यही एंट्री कंपनी में शेयर्स इशू करने की वजह से बन रही होती है। तो शेयर इशू करते वक्त क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, शेयर कितने तरीकों से इशू किया सकते हैं, ये सारा सिस्टम क्या है, पहले इस तमाम बैकग्राउंड को डिस्कस करने की क्या है जरूरत है, बजाय इसके कि सिलेबस के किसी भी कंटेंट को शुरू किया जाए। जो उसके लिए रेलेवेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो बताए नहीं गए सिलेबस में, पहले उनको पढ़ाने की जरूरत है। तो इस बार के सिलेबस की खास बात यह है, इसको पहले यहां से हमने स्टार्ट लिया ना। तो मेन हमारे लिए क्या है, हम अकाउंटिंग इक्वेशन जानते हैं। कोई भी बैलेंस शीट हो, चाहे किसी सोल प्रोप्राइटर की बैलेंस शीट हो, चाहे किसी पार्टनर्स की पार्टनरशिप की बैलेंस शीट हो, चाहे किसी कंपनी की बैलेंस शीट हो, तो बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन उसी अकाउंटिंग इक्वेशन को फॉलो करती है। और वो आप सब जानते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट्स बराबर हैं किसके बेटा, इक्विटी इक्विटीज प्लस लाइबिलिटीज। यस और नो? तो एसेट और लाइबिलिटी के सेक्शन में कोई फर्क नहीं है सोल प्रोप्राइटर के लिहाज से, बोलिए बेटा, पार्टनरशिप के लिहाज से, या बेटा किसके लिहाज से, कंपनी के लिहाज से। फर्क अगर आ रहा है तो कौन से हिस्से में आ रहा है? चलें आपकी अपनी प्रीवियस नॉलेज को इस्तेमाल कर लें। अगर हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटर के इक्विटी सेक्शन की, तो वहां पर उस अकेले बिजनेस के ऑनर का कैपिटल था, उसी कैपिटल में उसका नेट प्रॉफिट क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था, उसी में से ड्रॉइंग क्या हो रही थी, लेस हो रही थी। और ये कैपिटल बाय नेचर, इसको हमने पार्टनरशिप पढ़ते वक्त नाम दिया था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। क्या बोलते थे? जहां पर कैपिटल की वैल्यू में कमी या इजाफा हो रहा था बिजनेस के ऑपरेट करने की वजह से। ये सारी बातें याद है या भूल चुके हैं? जब हम कहां पहुंचे, पार्टनरशिप, तो वहां पर हमने कैपिटल की नेचर जो मेनली जो समझी या पढ़ी, उसको बाय नेचर क्या मान लिया हमने, फिक्स। और हमने कहा जनाब कि पार्टनरशिप में हम जो प्रॉफिट है वो उनके कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करेंगे। हमने इक्विटी का एक और सेक्शन बना लिया, उस सेक्शन को हमने नाम दिया करंट अकाउंट का, और मैंने कहा था उसका कॉमन नाम क्या है, रिजर्व्स। रिजर्व्स इक्विटी का वो सेक्शन है जो कैपिटल के अलावा है, मतलब रिजर्व वो पोर्शन है जो इक्विटी का इंक्रीज शो कर रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिजनेस के ऑपरेट करने की वजह से। और कैपिटल आपकी बतौर इन्वेस्टमेंट आपको अलग से दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई इतना इनिशियली इन्वेस्ट हुआ था। तो फिक्स कैपिटल रखने का कॉन्सेप्ट क्या है कि कैपिटल वाला पोर्शन हमेशा अलग दिखाई दे कि असल में बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितनी हुई थी, और उसके बाद बिजनेस के ऑपरेट करने की वजह से उस इक्विटी में फर्दर कितना चेंज आया है। वो चेंज हम कौन से सेक्शन में दिखा रहे हैं बेटा, रिजर्व वाले सेक्शन। और उस रिजर्व वाले सेक्शन को हमने पार्टनरशिप में किस नाम से पुकारा, करंट अकाउंट। तो हम पार्टनरशिप का प्रॉफिट ट्रांसफर किया करते थे पार्टनर्स करंट अकाउंट में थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कुछ याद होगा। और ड्राइंग भी हम कहां से लेस करते थे, करंट अकाउंट से। जहां प्रॉफिट वहां ड्राइंग, उसूल सिंपल।
क्योंकि ड्राइंग जो है वो आउट ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट जहां ट्रांसफर होगा वहीं से ड्राइंग की क्या होगी, एडजस्टमेंट होगी। ये तमाम बातें भाई सबको याद है कि नहीं यार? तो इसका मतलब क्या है, आज की क्लास में जो हमने मेनली बात सीखनी है वो क्या सीखनी, वो कंपनी की इक्विटी सीखनी। तो कंपनी के लिए इक्विटी का सेक्शन जो है वो भी ऑब्वियसली दो हिस्सों में टूटता है। ठीक है जी। तो मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको, एसेट पढ़ा रहा हूं, मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको, लायबिलिटी पढ़ा रहा हूं, या मैं आपको स्पेशली कंपनी के लिए क्या पढ़ा रहा हूं, इक्विटी पढ़ा रहा हूं। तो कंपनी के लिए इक्विटी सीखनी है हमने। तो मैंने किसको दो हिस्सों में तोड़ा है, एसेट को, लायबिलिटी को, या इक्विटी को, इक्विटी। कंपनी की इक्विटी को दो हिस्सों में तोड़ दिया गया। एक हिस्से को नाम दिया गया शेयर कैपिटल, क्या नाम दिया गया बेटा, शेयर कैपिटल। क्या नाम दिया गया, शेयर कैपिटल। और दूसरे हिस्से को नाम दिया गया रिजर्व्स। एक हिस्सा क्या नाम दिया गया बेटा, शेयर कैपिटल, और दूसरे हिस्से को क्या नाम दिया गया, रिजर्व्स। ठीक है जी। अच्छा जी, तो जो कंपनी का इक्विटी सेक्शन है उसमें शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल जो है वो कानूनी तौर पर दो किस्म का, लीगली। एक को हम बोलेंगे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। क्या बोलेंगे बेटा, और दूसरे को हम बोलेंगे पेड अप, बोले बेटा, पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है जी। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल को हम रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल कहते हैं। दोहराइए बेटा, क्या बोलते हैं, और पेड अप शेयर कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, इशूड, इशूड शेयर कैपिटल। अब क्या फर्क हुआ दोनों बातों का, आप जानते हैं कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसकी करवानी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन। कंपनी क्यों फॉर्म की जा रही है, बिजनेस के लिए। बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, कैपिटल, और वो कैपिटल कौन फराम करेगा, शेयर होल्डर्स। तो कंपनी रजिस्टर्ड होगी, वो बताएगी उसको कितना अमाउंट चाहिए, किसका, शेयर कैपिटल का। मिसाल के तौर पर अगर एक कंपनी को 5 मिलियन रुपीज चाहिए बतौर शेयर कैपिटल, तो वो अपना 5 मिलियन रुपीज वाला अमाउंट क्या करवाएगी, रजिस्टर्ड करवाएगी, कि हम मैक्सिमम जो कैपिटल जनरेट कर सकते हैं बाय इशूइंग ऑफ शेयर्स, वो कितना कर सकते हैं, 5 मिलियन। इसका मतलब क्या होता है, जो दरकार है, मतलब एक चीज इसको समझते हैं। हमने बोला आम हालात में इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। हमें कैपिटल कितना चाहिए, 5 मिलियन, यानी कि 50 लाख। जवाब दीजिएगा प्लीज। अब इस कैपिटल को शेयर कैपिटल क्यों बोल रहे हैं, या तो सोल प्रोप्राइटर वाले केस में 50 लाख कोई अकेला शख्स दे रहा है, आवाज नहीं है बेटा, या पार्टनरशिप में लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन कंपनी क्या करेगी, कंपनी इस कैपिटल को ब्रेक कर देगी, तोड़ देगी। क्या कर देगी बेटा, कंपनी इस कैपिटल को ब्रेक कर देगी। कंपनी बोलेगी भाई ये हम कैपिटल जो है ना कतरा कतरा करके क्या करेंगे, जमा करेंगे, मतलब कतरा कतरा समंदर बन जाएगा। क्यों भाई, अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो आमतौर पे आप बोलेंगे मैं बिजनेस नहीं कर सकता। कंपनी का कॉन्सेप्ट कहता है जनाब जिसके पास 10 रुपए हैं वो भी बिजनेस कर सकता है, वो भी कंपनी का मालिक बन सकता है, वो भी कंपनी में हिस्सेदार बन सकता है। तो क्या किया,
कंपनी ने अपने शेयर कैपिटल को डिवाइड बाय 10 कर दिया, मतलब उसने 10-10 रुपए के क्या बना दिए, हिस्से बना दिए। आंसर क्या आया इसका, 5 लाख। अब 5 लाख को क्या बोलूंगा मैं, 5 लाख को क्या बोलूंगा, नंबर ऑफ शेयर्स, क्या बोलूंगा। तो अब यहां पर लिखता हूं, अगर मैं इसको बोलूंगा कंपनी का शेयर कैपिटल, क्या मतलब, कंपनी ने अपना शेयर तय किया। कंपनी का जनाब हम 5 लाख सर्टिफिकेट इशू करेंगे, जवाब दें, हम 5 लाख शेयर सर्टिफिकेट इशू करेंगे, और वो 5 लाख को हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। बोले भाई हम 5 लाख शेयर सर्टिफिकेट इशू करेंगे और हर सर्टिफिकेट के बदले हम कितनी रकम हासिल करेंगे, 10 रुपए। उस 10 रुपए को हम बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू। क्या बोलेंगे बेटा, तो जैसे ही हम शेयर नंबर ऑफ शेयर्स को उनकी नॉमिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें शेयर कैपिटल 5 मिलियन मिल जाएगा। मतलब अगर हमने 5 लाख सर्टिफिकेट इशू कर दिए और हर सर्टिफिकेट के बदले हमें क्या मिल गया, 10 रुपए, तो हर सर्टिफिकेट के बदले 10 रुपए हासिल करने का मतलब क्या, टोटल कितनी रकम हमारी जेब में आई, 50 लाख, यानी कि 5 मिलियन। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल। मतलब ये कैपिटल जो है वो किसी एक शख्स का भी हो सकता है, ये कैपिटल मुख्तलिफ लोगों का भी हो सकता है, लेकिन ये जमा कैसे हुआ, हिस्सों में, इसके टुकड़े बना दिए गए थे, टुकड़ों में जमा हुआ है। तो जमा होकर क्या हो गया, कंपनी के पास क्या हो गया, पैसा जनरेट हो गया। क्या बोल दिया इसको बेटा हमने, शेयर कैपिटल। तो हमेशा शेयर कैपिटल की वैल्यू कैसे आएगी, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल वैल्यू। एक और नाम फेस वैल्यू, दोहराए जरा, पार वैल्यू, जबरदस्त। फेस वैल्यू, पार वैल्यू, कौन सी वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। याद रहेंगे भाई सब लोग ये नहीं। अच्छा जी, अब मसला सारा ये आता है, अब ये यहाँ पे लीगल बात निकल आएगी इसके अंदर। वो लीगल बात क्या है भाई, कि ये जो शेयर कैपिटल है ये ऑथराइज है, खाली किताबी कार्रवाई है। मतलब बुक्स में लिखा हुआ है कि इस कंपनी ने अपने आप को कितने नंबर ऑफ शेयर से क्या करवाया, रजिस्टर्ड करवाया। यानी ये कंपनी मैक्सिमम, ज्यादा में कितने शेयर इशू करके उसके बदले पैसा जनरेट कर सकती है, फाइनेंसिंग हासिल कर सकती है। यानी एक कंपनी दो किस्म की फाइनेंसिंग कर सकती है ना। कंपनी को अगर एसेट्स बढ़ाने हैं टेक्निकली कंपनी को, तो या तो कंपनी एसेट बढ़ाएगी थ्रू इक्विटी, कैश डेबिट एसेट साइड पर, शेयर कैपिटल क्रेडिट इक्विटी साइड पर, या फिर फाइनेंसिंग करने का दूसरा रास्ता क्या हुआ, लायबिलिटी। कंपनी कैश या बैंक डेबिट करेगी एसेट साइड पर और लायबिलिटी क्रेडिट करेगी कहां पर, क्रेडिट साइड पर। तो इसका मतलब एसेट्स आने के दो ही रास्ते हैं। तो इस साइड को हम याद है किस नाम से पुकार कर आए हैं, फाइनेंसिंग। कि इस एसेट की जो कि खुद हमारी इन्वेस्टमेंट है उसकी फाइनेंसिंग कहां से हो रही है, थ्रू इक्विटी या थ्रू लायबिलिटी। ये हमें समझना बड़ा जरूरी है। इक्विटी पर हम कभी भी इंटरेस्ट कॉस्ट बेयर नहीं करते, इक्विटी होल्डर कभी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता, प्रॉपर्टी यही है। इंटरेस्ट चार्ज हमेशा किस पर होता है, लायबिलिटी पर। अगर मैंने आपको पैसा दिया है क्या बनकर, इक्विटी होल्डर बनकर, तो फिर वो आप पर उधार नहीं है। यानी मैं आपके बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहा हूं, मैं आपके बिजनेस का रिस्क बर्दाश्त करने के लिए क्या हूं, तैयार हूं। नुकसान होगा तो मेरा भी होगा। कुछ समझ पा रहे हैं बात, ये नहीं। लेकिन लायबिलिटी होल्डर नुकसान बर्दाश्त नहीं करता, वो तो अपनी रकम वापस मांगेगा। वो अपनी रकम पे क्या मांगेगा, इंटरेस्ट भी मांगेगा। तो ये फर्क है ना लायबिलिटी और इक्विटी में। ये सारी बातें आपको पता है कि नहीं पता बेटा। अच्छा जी, तो यहां पर क्या होता है, ये शेयर कैपिटल क्या होता है, रजिस्टर्ड होता है। कहां रजिस्टर्ड होता है, कौन से डॉक्यूमेंट में होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो आप अपने मैक्सिमम, आपने कहा भाई ये कंपनी हम रजिस्टर करवा रहे हैं 5 लाख शेयर से। कितने शेयर से, 5 लाख शेयर से। और हर शेयर की नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, पार वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। ये कहां लिख दिया, बर्थ सर्टिफिकेट। कहां लिख दिया, जिस दिन ये कंपनी क्या हुई, पैदा हुई। ठीक है ना। तो एक तरह से आप बोल दें कंपनी के कहां लिख दिया, बर्थ सर्टिफिकेट में। ठीक है जी। अब
इसमें से जितने शेयर आपने क्या किए, इशू किए, फॉर एग्जाम्पल आपने 40% शेयर इशू किए, 5 लाख का 40%, 2 लाख, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, 20 लाख। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने मार्केट में कितने शेयर इशू किए, पूरे 5 लाख या 20 लाख? 2 लाख। 2 लाख के बदले पैसा कितना आया, 20 लाख। तो एंट्री किससे बनी, 20 लाख से या 50 लाख से? 50 लाख के अगेंस्ट अब तक कोई कैश आया था, नहीं आया था। तो इसका ऑथोराइज कैपिटल का अकाउंटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ क्या है, एक डॉक्यूमेंटेशन है। क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है कि ये कंपनी मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ शेयर से क्या है, रजिस्टर्ड है, कंफर्म। तो क्या बोलेंगे हम, नॉट पार्ट ऑफ, नॉट पार्ट ऑफ, बोले बेटा, नॉट पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। यानी ये ऑथोराइज शेयर कैपिटल डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट ही नहीं है। आगे बोल सकते हैं ओनली, ओनली व्हाट, डिस्क्लोज्ड, ओनली व्हाट, ये सिर्फ बताया जाता है किसको, स्टेक होल्डर्स को। इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई एंट्री वगैरह नहीं बनती। हाँ, हम बता सकते हैं अपने स्टेक होल्डर्स को कि जो हमारा इशूड शेयर कैपिटल है वो हम जी जनाब। तो हमने क्या बोला, इसको हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे बेटा, डिस्क्लोज करेंगे। किसको डिस्क्लोज करेंगे, कहां डिस्क्लोज करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। बता सकते हैं कि जो हमारा इशूड शेयर कैपिटल है वो हमारे ऑथोराइज शेयर कैपिटल का कितना परसेंट है, इस तरीके से। और इसके बारे में हम क्या बोलेंगे बेटा, जो हमारा पेड अप कैपिटल है वो क्या है, वो पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। यानी जब शेयर इशू होंगे तो उसकी डबल एंट्री बनेगी या नहीं बनेगी, बनेगी। तो ये कुछ बुनियादी बात है हमें, मतलब जो आपकी, अच्छा आप सिंपल आसान कर लें बात को। हाँ भाई, आप बताओ जरा, ये बताओ आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कौन सा कैपिटल दिखाई देगा, ऑथोराइज शेयर कैपिटल या पेड अप शेयर कैपिटल? बैटमैन, कौन सा शेयर कैपिटल, वजह बताओ। क्योंकि इसकी डबल एंट्री बनी है, तो एसआईएफपी में वही दिखेगा जिसकी एंट्री बनी है। ऐसा ही है ना, बगैर एंट्री बने तो नहीं सकता। पक्का कंफर्म, चले हो। और इसके ना होने से एसआईएफपी के बैलेंस पे कोई फर्क पड़ेगा, इसके ना होने से एसआईएफपी के बैलेंस पे कोई फर्क पड़ेगा? अगर आपने इक्विटी क्रेडिट नहीं की तो आपकी इक्विटी साइड शॉर्ट देगी ना बेटा, एरर नहीं देगा आपके पास, हो सकता है ना एरर। चले ओके ना, उसके बाद रिजर्व्स। ये मैं स्पेसिफिकली किसके रेफरेंस से बात कर रहा हूं, सारी की सारी बस ध्यान में रखिएगा। रिजर्व्स, रिजर्व्स को हम कितने हिस्सों में तोड़ रहे हैं, 2 हिस्सों में। एक रिजर्व को हम क्या नाम दे रहे हैं बोलिएगा, हम कह रहे हैं पहले को रेवेन्यू रिजर्व, या बल्कि पहले नाम लिखता हूं मैं कैपिटल रिजर्व। कौन सा रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। सर कैपिटल रेवेन्यू लॉस बहुत आ रहा है आजकल, टैक्स में भी आया था, है ना भाई। उधर क्या कहते हैं, एसेट साइड पर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इस तरह। तो कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व, इन दोनों बातों में वैसे फर्क क्या है? जी बेटा, कैपिटल रिजर्व एंड रेवेन्यू रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व क्या है, आमतौर पे अगर आपको याद हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड, जिस चीज को आपने लॉन्ग टर्म नियत से रखा हो, मतलब अगर वो एक्सपेंडिचर है और उसका फायदा आपको मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड मिलना है, तो आप उसको अकाउंटिंग में बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उसको आप एसेट मान लेते हैं। और जिसका आपको फायदा मिल जाना है या फायदा मिल चुका है, जिसका विद इन 1 ईयर मिल जाएगा, मैं करंट की बात नहीं कर रहा,
जिसका फायदा आपको मिल चुका है या मिल जाएगा फ्रीक्वेंटली, उसको आप क्या मानते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और उसको आप एक्सपेंस बना के चार्ज करते हैं कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो लफ्ज रेवेन्यू और कैपिटल में समझ लें फायदा क्या है, मतलब लफ्ज का फर्क क्या है। आज किसी एक पीरियड के लिए, कैपिटल दैट इज फॉर मोर देन वन पीरियड, दैट इज फॉर लॉन्ग टर्म। तो मतलब लफ्ज कैपिटल रेवेन्यू जहां आते हैं वहां कंपैरिजन शॉर्ट और लॉन्ग टर्म का हो रहा होता है। तो हम अपने प्रॉफिट्स जो हमने कमाए हैं क्या किए, उससे हम हिस्से बना के रख लेते हैं। मतलब जैसे आपने अपनी कोई इनकम कमाई है, उसमें से आप निकालेंगे। हम तो टाइम, बिल्कुल टाइम पर आए थे। आज मैं सबसे पहले टाइम पर आया था बेटा, टैक्सी क्लास नहीं आए थे, ठीक है जी। आके परेशान हो गया एकदम, देखना पहले तो रुक गया दरवाजे पर आके, कंफर्म कर रहा है सर है कि नहीं है, चले जी ओके। हाँ भाई, तो मैं क्या कह रहा था बेटा, जिस तरह एक आम इंसान की क्या होती है, सेविंग हैबिट होती है, इस तरह कंपनी की भी क्या है, सेविंग हैबिट है। तो समझ ले कंपनी अपने प्रॉफिट्स को दो हिस्सों में तोड़कर दिखा रही है। ये कंपनी की तरफ से स्टेक होल्डर को की जाने वाली इंप्लाइड कम्युनिकेशन है। क्या है, कंपनी इस तरह से कुछ बताने जा रही है किसको, शेयर होल्डर को, बगैर बोले। मतलब कंपनी का अपने प्रॉफिट्स को एसओएफपी में कितने हिस्सों में दिखाना, दो हिस्सों में। इसका मकसद क्या है, टू कम्युनिकेट समथिंग, कुछ बता देना, बगैर बोले बता देना। अब इसका मतलब क्या है, ये आपके सामने जो है वो रिजर्व के दो पार्ट बन गए, कौन सा रिजर्व और कौन सा रिजर्व। तो सर कैसे पहचानोगी कौन सा रिजर्व कैपिटल रिजर्व है और कौन सा रिजर्व, इसकी क्या डेफिनेशन है, इसकी क्या पहचान है, इसकी क्या कम्युनिकेशन है, इसका क्या मायने है। नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल फॉर कैश डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोला बेटा, नॉट अवेलेबल फॉर वो रिजर्व जिससे हम शेयर होल्डर्स को क्या पे ना कर सकते हो, जिनको हम क्या पे करने के लिए इस्तेमाल ना कर सकते हो। ये हम आमतौर पे बोलते हैं कि हम पे करने के लिए इस्तेमाल ना करते, पे तो कैश में ही करेंगे ना। जैसे ड्राइंग की एंट्री भी तो कैश में होती है ना भाई। अपने कॉन्सेप्ट सही कर लो, बेसिक ठीक कर लो, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। हम आमतौर पर बोलते हैं कि हम डिविडेंड पे करते हैं कहां से, रिटेन्ड अर्निंग से, सुना होगा आपने, याद होगा आपको, लेकिन फिर दोबारा इक्विटी से। ड्राइंग हम कहां से एडजस्ट करते हैं, जहां पे प्रॉफिट है। प्रॉफिट कहां पर है, कैपिटल में, याद होगा या नहीं याद। लेकिन आप समझो तरह बात को, हम बोलने में इस तरह बोलते हैं कि हम रिटेन अर्निंग से, हम करंट अकाउंट से, या हम कैपिटल से ड्राइंग करते हैं। ये बोलने में ऐसा है, लेकिन ड्राइंग पे किस शक्ल में होती है, कैश फॉर्म। तो पे तो आउट ऑफ कैश हुई ना बेटा। इस तरह डिविडेंड भी पे कहां से होगा, आउट ऑफ कैश। तो जो चीज कैश से पे होगी उससे बिजनेस के पास कैश का आउटफ्लो होगा कि नहीं होगा। आवाज नहीं है बेटा। तो इसका मतलब एक एंट्री तो कंफर्म है, कैश या बैंक क्रेडिट। आवाज नहीं है बेटा। और अगर ड्राइंग है तो क्या होगा, ड्राइंग डेबिट। और वो ड्राइंग वाली एंट्री किससे जाके मैच करती है, कैपिटल से, वो इक्विटी रिड्यूस करती है। इस तरह डिविडेंड की एंट्री बिल्कुल ऐसे ही है, कैश या बैंक क्रेडिट होगा। लेकिन जो आपकी इक्विटी डेबिट होगी, जो आपकी, वो ये नहीं हो सकती, वो ये नहीं हो सकती। कौन सी, कैपिटल रिजर्व। क्यों, क्योंकि इस रिजर्व को इस्तेमाल किया नहीं जा सकता, किस काम के लिए, किस काम के लिए, कैश डिविडेंड नहीं बोलो, कौन से डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ये कैश लफ्ज बोलना जरूरी है, क्या करने के लिए भाई, यानी इसका मतलब कैश डिविडेंड की एडजस्टमेंट यहां से हो सकती है या नहीं हो सकती। तो इस तरह रेवेन्यू रिजर्व की क्या डेफिनेशन है बेटा, अवेलेबल फॉर अवेलेबल फॉर कैश डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये वो रिजर्व है जो
यानी अगर आपने डिविडेंड पे किया है, कैशियर बैंक क्या हो गया, तो जो अब क्रेडिट तो हो गया, कैशियर बैंक तो क्रेडिट, लेकिन जो इक्विटी क्या होनी है, डेबिट होनी है। वो कौन सी वाली हो सकती है, कैपिटल रिजर्व वाली या रेवेन्यू रिजर्व वाली। बस ये बुनियाद रखेगा। अब इसमें इसमें कौन कौन से नाम आ सकते हैं और वो कौन कौन सी चीजें होंगी जो हमें पढ़ने को मिलेंगी और हम उसकी एंट्री बना के उनको सीखेंगे बाकायदा। यहां पर कैपिटल रिजर्व में सबसे इंपॉर्टेंट रिजर्व नंबर 1 आप लिखेंगे शेयर प्रीमियम। क्या लिखेंगे बेटा, ये हम सीख रहे हैं आगे चल के भाई शेयर प्रीमियम क्या होता है। लेकिन क्या अभी आपको याद है, शेयर अगर मैं बोलूं बताओ शेयर प्रीमियम क्या है, आप बोलेंगे रिजर्व है। बोलेंगे कौन सा रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, रेवेन्यू रिजर्व है। क्यों कैपिटल रिजर्व है सर, इसको हम कैश डिविडेंड पे करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, याद रहेगा भाई सब लोगों को। अच्छा जी, उसके बाद नंबर नेक्स्ट, री वैल्यूएशन सरप्लस। क्या बेटा, आई16 के थ्रू जनरेट होगा, तब आई16 पढ़ेंगे तो ये भी आपके सामने। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस को याद रखना है अभी फिलहाल के बाय नेचर क्या है, इक्विटी है। इक्विटी के कौन से सेक्शन में है, रिजर्व वाले सेक्शन में। रिजर्व के कौन से सेक्शन में है, कैपिटल रिजर्व में, याद रहेगा। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 3 रिजर्व फॉर एसेट। क्या बेटा, रिजर्व फॉर एसेट। क्या, रिजर्व फॉर एसेट की जगह आप लफ्ज कीजिएगा रिजर्व फॉर फैक्ट्री, रिजर्व फॉर प्लांट, रिजर्व फॉर मशीनरी। कंपनी ने अपनी सेविंग का कुछ हिस्सा अलग करके रख दिया, बोला भाई इसकी तरफ तो देखना भी नहीं। क्यों, ये हमने किस काम के लिए रख दिया है, फैक्ट्री की नई मशीन खरीदने के लिए, नया प्लांट खरीदने के लिए। कुछ समझ भाई, यानी यानी कैपिटल की एक्सपेंशन के लिए। कुछ समझ पा रहे हैं बात या नहीं। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 4 कंटीजेंसी, कंटीजेंसी रिजर्व। कंटीजेंसी रिजर्व, कंटीजेंसी मतलब बुरे हालात में इस्तेमाल करने के लिए। कौन से हालात में बेटा, मतलब अगर कंपनी के ऊपर कोई अचानक से वो फाइन लग गया, कोई बड़ी पेनल्टी लग गई, कोई अचानक से कोई मसला दरपेश हो गया, कोई केस खुल गया, तो उस हालात में हम अगर हम पर कोई बोझ आया, तो वो बोझ हम प्रॉफिट्स के इस हिस्से पे डालें। ये इन इन रिजर्व्स को क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे उनको देखने के लिए। कौन सा रिजर्व, तो ये तमाम बातें अगर आप गौर करें, सिर्फ मतलब फर्ज करें आपके पास जो है ना 10 लाख रुपए का रिजर्व रखा हुआ है, तो आपने बोला भाई 5 लाख का तो देखना ही नहीं, इसको मैंने रख दिया फैक्ट्री के लिए। अच्छा भाई ओके। आपने बोला 2 लाख मैंने रख दिया कंटीजेंसी के लिए, बोला ओके। अब बचा कितना, बोला 3 लाख में से हम आपको डिविडेंड दे सकते हैं। 3 लाख को देखना, देखो बाकी प्रॉफिट को हमने साइड पे अलग कर दिया। मतलब ये एक तरह से क्या है, कम्युनिकेशन। किसको बताना सब कुछ, शेयर होल्डर को। कि भाई शेयर, जैसे आप अपना बिजनेस जब खुद चलाओगे तो आप उसके खुद मालिक हो, मतलब पूरा प्रॉफिट ले जाओ, प्रॉफिट से ज्यादा ले जाओ, कम प्रॉफिट ले जाओ, वहां आपको कोई रोकने वाला नहीं है। कंपनी में ऐसा नहीं। कंपनी में कंपनी चाहे तो अपना प्रॉफिट तकसीम कर दे पूरा, और कंपनी चाहे तो ना करे। तो मुख्तलिफ किस्म के रिजर्व बनाकर शेयर होल्डर्स को क्या किया जाता है बेटा, कम्युनिकेट किया जाता है। अच्छा जी, और अब एग्जाम्पल कौन से रिजर्व्स की, उसमें सबसे पहले एग्जाम्पल आएगी किस चीज की, रिटेन्ड अर्निंग्स। तो कंपनी वाले केस में जो एसओसीआई क्या शो कर रही होगी बेटा, नेट प्रॉफिट। दोहराइए बेटा, क्या शो कर रही होगी, वो नेट प्रॉफिट इक्विटी के कौन से हिस्से में ट्रांसफर होगा, रिटेन अर्निंग। तो जहां प्रॉफिट वहां डिविडेंड, यस और नो। तो डिविडेंड एडजस्टमेंट आमतौर पे कहां से होगी,
रिटेन अर्निंग्स, जहां प्रॉफिट होता है वहीं से ड्रॉइंग एडजस्ट होती है, जहां प्रॉफिट ट्रांसफर होता है वहीं से। कंपनी वाले केस में ड्रॉइंग को कौन रिप्लेस कर रहा है बेटा? सर कंपनी वाले केस में ड्रॉइंग को कौन रिप्लेस कर रहा है? सर ड्रॉइंग क्या थी सर, याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ भाई ड्रॉइंग क्या थी बिलाल? हाँ वो पैसा हम कर ले जाते हैं, जो पैसा ऑनर बिजनेस से विड्रॉ करे फॉर पर्सनल यूज, ठीक है ना। लेकिन कंपनी का पैसा अब अपनी मर्जी से शेयर होल्डर के होने के बावजूद विड्रॉ नहीं कर सकते, उसका कोई लीगल प्रोसीजर है। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तकसीम करती है कानून के मुताबिक। वो कानून आपने कहां पढ़ा होगा? पता नहीं सर कहां पढ़ा होगा, कहीं तो पढ़ लिया होगा शायद। नहीं सर वो तो अभी नए के हिसाब से कैप 4 है। नहीं नहीं, वो जो कि हमारा पास हो चुका है इंशाल्लाह। सर आपने थोड़ी देर के लिए हमारे दिलों को क्या कर दिया था, थोड़ा सा क्या हुआ था, हल्का सा कुछ ऐसा महसूस हुआ था। नहीं, कौन सी तारीख को रिजल्ट आ रहा है बाय द वे बेटा? 16? वो दिल्ली दूरस्थ है मस्त, जागेंगे हम कब? आखिरी तारीख को। अच्छा जी, और कौन सा रिजर्व है भाई? कौन सा रिजर्व बेटा? जनरल रिजर्व, जिसको आप किसी भी काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर अगर मैं देखूं क्या बेटा, कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो उसमें इक्विटी साइड पे कितने सारे आइटम देखने को मिल सकते हैं? एक शेयर कैपिटल, आवाज नहीं है बेटा। उसके बाद उसके नीचे कैपिटल रिजर्व, और कैपिटल रिजर्व के अंदर ये 4 किस्म के रिजर्व, आवाज नहीं है बेटा, कौन सा? शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिजर्व फॉर एसेट कंटीजेंसी। ये सारे होना जरूरी नहीं है। सबसे कॉमन जो रिजर्व्स हैं जो आपके लेवल पर हैं वो 2 ही होंगे इंशाल्लाह। वो कौन से होंगे? शेयर प्रीमियम होगा और रिवैल्यूएशन सरप्लस होगा। उससे ज्यादा आपको मुश्किल है कि इस सेक्शन में आपको रिजर्व देखने को मिले। यहां पर आपके पास रेवेन्यू रिजर्व में क्या होगा? रिटेन अर्निंग होगी, अगर होगा तो शायद क्या हो? जर्नल रिजर्व हो बस। ठीक है जी, उम्मीद है आप इन बातों को याद रखेंगे, है ना समीर बेटा? समीर बेटा क्या याद रखा हमने? क्या है अब तक का कंक्लूजन समीर बेटा, दोहराएंगे जरा। क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम? इक्विटी पढ़ रहे हैं। किसकी इक्विटी पढ़ रहे हैं बेटा? कंपनी की। कंपनी की इक्विटी को हमने कितने सौ में तोड़ा? 200 में, ऐसे 200 में। कौन कौन से हिस्से? शेयर कैपिटल। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? रिजर्व्स। गुड। बाइक में रिजर्व होता है बेटा? बाइक में रिजर्व होता है? बाइक में रिजर्व पेट्रोल होता है? रिजर्व पेट्रोल क्यों होता है? वो रिजर्व में क्यों रखा होता है पेट्रोल, सवाल है। बाइक में रिजर्व में पेट्रोल क्यों रखा हुआ होता है? गाड़ी गाड़ी बंद होती है तो फिर वो रिजर्व पेट्रोल आप क्या करते हैं? वो कौन सा रिजर्व है? कंटिजेंसी रिजर्व। चले अब बात समझ में आ गई है बेटा, क्या बात है। अगर पेट्रोल खत्म हो जाए तो? नहीं बेटा, हम पाकिस्तानी, हम गाड़ी को लेटा के ही पहुंचा देंगे, ठीक है ना। हम गाड़ी को लेटाकर, और क्या कहते हैं, और भी बहुत सारी, मैं चलाता नहीं हूँ, चलाना आती भी नहीं, लेकिन टेक्निक सारी पता है मुझे। अच्छा वो क्या कहते हैं, क्लच को दरमियानी हालत में पकड़ कर ना, फुल पकड़ कर ना, क्या कहते हैं, छोड़कर दरमियानी हालत में पकड़ के आप क्लच को चलाएंगे गाड़ी, आपकी गाड़ी जब तक बरकत होगी चलती रहेगी, रुकेगी नहीं बेटा। कभी आजमा के देखिएगा। एक बंदा जो मैं आगे बैठा हुआ था, मैं उसके पीछे बैठा था, अब उसको गाड़ी चलाने का तजुर्बा है, लेकिन गाड़ी बंद हो रही है। मैंने बोला यार काम करो, क्लच को क्या कर लो, दरमियान से पकड़ लो, ना छोड़ना। उसने बोला आप बोल रहे हो तो कर लेता हूँ, बोलकर गाड़ी चलती रही जब तक पेट्रोल पंप नहीं आया। ठीक है जी, चांद तक चल गई। नहीं नहीं, ये वाला मामला नहीं है भाई। बहरहाल चलें जी, ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां तक बेटा समझ में आती है बात या नहीं? पक्का कंफर्म? वाकई? चलें, है पढ़ने का हौसला है, पढ़ने का दिल है, जहन बेटा पढ़ना है, ये पढ़े रहना है, पढ़े भी रहना है और पढ़ना भी। ये पढ़े पढ़े पढ़ जाएगा, ऐसा ही है ना? वाकई पढ़ सकता है, पढ़े पढ़े पढ़ता है। अच्छा जी,
यहां से आप इसको आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को, और मामला कहां लाते हैं, इशू ऑफ शेयर्स। तो शेयर इशू करते वक्त जो है वो क्या क्या एंट्री बन सकती है, ख्याल रखिएगा। ठीक है जी। और इसमें जो आपको केस सिखा रहा हूं वो सिखा रहा हूं अगेंस्ट कैश। क्या सिखा रहा हूं बेटा, अगेंस्ट कैश। तवज्जो दरकार है बेटा। अगेंस्ट कैश जो है वो तीन केस बन सकते हैं कि कंपनी जो अपना शेयर इशू कर रही है किसको, शेयर होल्डर को, वो एट पार इशू कर रही है। एट पार मतलब फेस वैल्यू। अब एफ वी का मतलब फ्यूचर वैल्यू या फेस वैल्यू। अच्छा जी। और या फिर नॉमिनल वैल्यू। क्या एंट्री बनेगी बेटा, मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल ले रहे हैं हम 10 रुपए की। अब ऐसे जितने भी 10 रुपए हो मल्टीप्लाई होकर टोटल वैल्यू में आपको कन्वर्ट करना आ जाएंगे ना बेटा। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं सिर्फ 10 रुपए की। तो आपने 10 रुपए का एक शेयर इशू किया, एंट्री बनी बेसिक एंट्री, बैंक डेबिट 10 रुपए से, शेयर कैपिटल क्रेडिट 10 रुपए से। शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू या पार वैल्यू पर क्रेडिट होगा। बैंक डेबिट कितने से, 10 रुपए से बेटा। क्या एंट्री बनी, बैंक डेबिट 10 रुपए से, शेयर कैपिटल कितने से, 10 रुपए से। केस टू क्या, आसान एंट्री, वही बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट। अब कैपिटल के लफ्ज को हमने तब्दील करना है किसमें, शेयर कैपिटल, बस याद रखना। उसके बाद इसका दूसरा केस, ये हम लिख रहे हैं साथ साथ बेटा, क्या हमें कोई स्क्रीनशॉट भेजने वाला, हाँ लिख रहे हैं ना, पूछ रहा हूं, कंफर्म कर रहा हूं। एट प्रीमियम, एट प्रीमियम को हम बोलेंगे अबव, अबव फेस वैल्यू। क्या बोलेंगे बेटा, अबव फेस वैल्यू। क्या बोलेंगे बेटा, क्या एंट्री बनी, बैंक डेबिट 30 रुपए से। यानी हमने 10 रुपए नॉमिनल वैल्यू रखने वाला शेयर मार्केट में कितने का इशू किया, कितने का, 30 रुपए का। अमेरिका में एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू $1 है। यूएसए में एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू कितनी है, $1। लेकिन आपको याद होगा इकोनॉमिक्स की क्लास में बर्कशायर के शेयर की बात हुई थी अभी कुछ दिनों पहले मैंने इधर ही कुछ बच्चों को दोबारा बताया। तो जब उन्होंने चेक किया न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर, तो बर्कशायर के एक शेयर की वैल्यू $4,18,000 कुछ तक पहुंची थी। यानी $1 पार वैल्यू रखने वाला शेयर मार्केट में कितने का बिक रहा है, 4,18,000 कुछ डॉलर का ऊपर। बिटकॉइन से भी बहुत ज्यादा महंगा, बिटकॉइन से भी समझ लो 8 गुना ज्यादा महंगा। समझे बात या नहीं। तो क्या शेयर की वैल्यू जो हम हासिल कर रहे हैं, ऐसा क्यों है, जो कंपनी जिसकी गुडविल बहुत बढ़ जाती है तो वो इस काबिल हो जाती है कि वो अपने शेयर पार वैल्यू से भी क्या कर सके, ऊपर बेच सके। तो अगर कंपनी ने अपना 10 रुपए वाला शेयर मार्केट में कितने का ऑफर किया है, उसको हर शेयर के बदले क्या मिले, 30 रुपए। तो 30 रुपए उसकी जेब में आ गए, 30 रुपए बैंक की शक्ल में क्या हो गए, डेबिट हो गए। लेकिन बेटा शेयर कैपिटल हमेशा कितने पे क्रेडिट होगा, फेस वैल्यू। यस याद रखिएगा, शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू